सोशियोपैथ। दोस्तों, इस टर्म के बारे में जानते हो आप? मैं बताता हूं। ये एक ऐसी दिमागी अवस्था होती है जिसके अंदर इंसान सही और गलत की तमीज भूल जाता है। यानी वो ये चुन नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। एक ऐसे ही इंसान की ये दास्तां आज आपको बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस इंसान को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में लोगों ने बहुत बुली किया, बहुत परेशान किया, कॉर्नर किया। सोशियोपैथ किस्म का जो इंसान होता है वो अमूमन चुप रहना पसंद करता है, अकेले में एकांत में पसंद करता है, पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता और अपनी इच्छाओं और फीलिंग्स को भी अमूमन दबा के रखता है। ऐसे इंसान आपको आसपास भी मिल सकते हैं जिन्हें लोग अक्सर बुली करते हैं, परेशान करते हैं। इस कहानी में भी इस शख्स ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब इसके सब्र का बांध टूट गया, यानी इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया, तो एक के बाद एक, बैक टू बैक इसने 17 लोगों की हत्या कर दी। और सिर्फ यही नहीं, उनकी लाश को यानी डेड बॉडी को पकाकर खाया भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर सीरियल किलर के बारे में, यानी जेफरी डामर। दोस्तों, जेफरी का जन्म 21 मई 1960 यूनाइटेड स्टेट्स के मिलवॉकी में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही इसने बचपन में ही बहुत कुछ देख लिया था, जैसे कि इसके माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, उनका रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके पिता का नाम था लियोनेल डामर, जो कि पेशे से केमिस्ट थे, जिसके चलते अक्सर वो घर से बाहर रहा करते थे। जेफरी की माता, इनका नाम था जॉयसी डामर, और ये भी अपने पति के अक्सर बाहर रहने की वजह से लेफ्ट आउट यानी कि अकेलापन फील किया करती थी, डिप्रेशन में भी रहती थी। और जाहिर सी बात है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा पिल्स भी कंज्यूम करता है। इन्हें हेल्यूसिनेशंस के दौरे भी पड़ते थे, अलग अलग अजीब अजीब प्रकार की चीजें दिखाई देती थी। जब जॉयसी प्रेग्नेंट थी, यानी जेफरी उनकी पेट में था, तब भी वो बहुत ज्यादा पिल्स कंज्यूम करती थी अपने डिप्रेशन से लड़ने की वजह से। और इसी के कारण जेफरी का भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, और इस ऑपरेशन के बाद ही जेफरी की जिंदगी जैसे बदल सी गई थी। दोस्तों, स्कूल कॉलेज में भी जेफरी का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं सोशियोपैथ किस प्रकार का व्यक्ति होता है। इस प्रकार का व्यक्ति अमूमन किसी से बात नहीं करता, अकेलेपन में रहना पसंद करता है, इसके दोस्त नहीं होते, लोगों से बात करने में एक झिझक होती है, एक डर होता है। और इसी के चलते अक्सर ये स्कूल में भी लंच, उस वक्त भी ये लोगों के साथ खाना नहीं खाता था, उनका खाना ओवर होने का वेट करता था और बाद में खाना खाया करता था। और ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को किसी भी चीज से प्रेम नहीं था, ये किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, लेकिन इसे पशुओं से प्रेम था। लेकिन वैसा प्रेम नहीं जैसा आपको और मुझे होता है। जैसे कई लोगों को डॉग्स पसंद होते हैं, पेट्स पसंद होते हैं, इसे जानवरों से एक अजीब किस्म का प्रेम था। ये जानवरों को फाड़ कर देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। ये अजीब प्रेम ही हो सकता है। दोस्तों, महज 13 साल की उम्र थी जेफरी की, तब इसके एक नेबर ने इसे एक लड़की को किस करते हुए पकड़ा था, और तभी जेफ को यह रियलाइज हुआ कि ये होमोसेक्सुअल है। जैसा इसका बचपन था, इसकी जवानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोस्तों, जब इस प्रकार की हरकतें और घटनाएं किसी इंसान के साथ बीतने लगें, तो वो जाहिर तौर पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और हाई स्कूल आते आते जेफरी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करने लगा। यहां तक कि स्कूल में कई बार वो बियर की बोतल लेके आ जाता और वहीं पे पीना शुरू कर देता। एक बार उसके एक दोस्त ने एक घटना को बताते हुए ये बात बताई कि एक बार उनका पूरा स्कूल का ट्रिप किसी फिशिंग के लिए गया हुआ था। वहां पे जेफरी भी मौजूद था। जेफरी ने एक मछली पकड़ी और सबके सामने उसे चाकू घोंपकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। जब उसके इस विचित्र घटना के बारे में दोस्तों ने उससे सवाल किया, तो उसने बड़ी आसानी से नॉर्मल बिहेव करते तक जवाब दिया कि मैं बस देखना चाहता था कि इसके अंदर है क्या।
दोस्तों यहां तक भी ये बात बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये फैंटेसी जो जानवरों को फाड़ कर देखना चाहती थी कि इनके अंदर क्या है, अब वो इंसानों की तरफ होने लगी। दोस्तों धीरे धीरे वो वक्त आ ही गया जब ये अपनी फैंटेसी को, यानी इंसानों को फाड़ कर देखने की फैंटेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ कुछ वक्त के बाद इसके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है जब जेफ महज 18 साल का था। उसकी मां यानी कि जॉयसी डामर को बच्चों की कस्टडी मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ छोटे बेटे जिसका नाम डेविड था उसे लेकर अलग हो जाती है। इसके पिता भी अपनी एक गर्लफ्रेंड शेरी नाम की उसके साथ में कहीं दूर एक मोटेल में शिफ्ट हो जाते हैं। रह जाता है जेफरी पीछे तन्हा माँ बाप के बिना। एक 18 साल का युवक जो बहुत कुछ अलग सोचने लगा था, वो मजबूर हो जाता है 3 महीने तक एक बंद कमरे, एक बंद घर में रहने के लिए, जहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आप सोच के देखिए ऐसे इंसान की दिमागी अवस्था कहां जाएगी। और यही हुआ जेफरी के साथ। उसकी दिमागी अवस्था बद से बदतर होने लगी। इसके बाद जेफरी अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है। 18 जून 1978 ये एक ऐसा दिन है जो कोई भुला ही नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन जेफरी अपने घर जा रहा था अपनी कार से। रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। इस लड़के का नाम था स्टीवन हिक्स। ये उसे लिफ्ट दे देता है। दरअसल स्टीवन को किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना था। ये उसे मनाता है कि चलो म्यूजिक कॉन्सर्ट में तो अभी समय है ना, तुम मेरे घर चलो, हम वहां बियर पियेंगे, कुछ बातें करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक कॉन्सर्ट पे छोड़ दूंगा। स्टीवन उसकी बात मान लेता है, बल्कि मैं तो कहूंगा यही स्टीवन की सबसे बड़ी भूल थी। घर ले जाने के बाद जेफरी 10 पाउंड के डंबल से स्टीवन के सर पर वार करता है, उसकी हत्या कर देता है। जेफरी यहीं रुकता नहीं दोस्तों, डेड बॉडी के साथ वो फिजिकल होता है, यानी सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उसे काट देता है और साथ ही साथ अपने गार्डन में ले जाके जला देता है। कुछ हफ्तों बाद ये स्टीवन की बॉडी का, यानी कि हड्डियों का चूरा करके अपने गार्डन में फेंक देता है। और याद रखिए ये शख्स महज 18 साल का है। कुछ दिनों के बाद जेफरी के फादर अपनी नई फियांसे के साथ अपने घर वापस आते हैं और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि जॉयसी ने सिर्फ डेविड को लेकर अलग हुई है और जेफरी को यहीं छोड़ दिया था, इस पर वो काफी गुस्सा भी होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अब जेफरी अपनी जिंदगी में सेटल हो, जिसके चलते वो जेफरी का दाखिला एक आर्मी स्कूल में करा देते हैं। लेकिन वहां भी जेफरी की हरकतें बदलती नहीं। उसने अपने पार्टनर को स्लीपिंग पिल्स दे दिए, जिसके चलते आर्मी स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। वो बिना किसी को बताए फ्लोरिडा चला आता है और वहां कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। फिर वो काम छोड़कर फिर से अपने पिता के पास वापस चला आता है। पिता के पास वापस आने के बाद भी इसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। वो कई बार बच्चों को मॉलेस्ट करने के चलते जेल गया और 1987 तक उस पर बहुत सारे केस दायर हो चुके थे। उसके पिता ने उसे सुधारने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया। वहां पर जेफरी की मुलाकात होती है एक नए शख्स, या मैं कहूं एक नए विक्टिम से। इस नए विक्टिम का नाम था स्टीवन टॉमी। जेफरी स्टीवन को होटल में आने के लिए कहता है, वो मान भी जाता है। दरअसल दोस्तों जेफ अपने शिकारों को मारना नहीं चाहता, वो तो बस अपनी फैंटेसी पूरी करना चाहता था। जब रात हो जाती है, अगली सुबह ये उठता है तो देखता है कि स्टीवन उसकी बगल में मरा पड़ा था। यानी इसको याद भी नहीं था कि पिछली रात इसने क्या किया। अब चूंकि ये होटल था तो ये डेड बॉडी को वहां छोड़ नहीं सकता, इसलिए एक बैग में भर के ये बॉडी को अपनी ग्रैंड मदर के यहां ले जाता है और फिर उस बॉडी के साथ भी वही करता है जो इसने स्टीवन हिक्स के साथ किया था, यानी फिजिकल होना। लेकिन इस बार दोस्तों उसने स्टीवन टॉमी के सर को काटकर एक केमिकल का प्रयोग करके अपने पास रख लिया ताकि वो खराब ना हो सके।
इसके बाद उसकी हरकतों में इजाफा होता है। वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता। वो जाता है एक गे बार पार्टी में, जहां पे वो नए शिकारों को ढूंढता है और उन्हें भी ठीक इसी तरीके से मौत के घाट उतारता चला जाता है जैसे उसने स्टीवन टॉमी और स्टीवन हिक्स के साथ किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसकी दादी को भी शक होने लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो गलत करता है, लेकिन उसकी दादी भी शायद इस मामले में रुचि नहीं रखती थी और समझना नहीं चाहती थी कि आखिर उनका पोता या उनका नवासा क्या गलत कर रहा है। और ऐसे ही एक केस में वो एक बार टीन एज लड़के को मॉलेस्ट करता है, जिसकी वजह से उसे 5 साल की सजा होती है। लेकिन अच्छे वकील होने के कारण वो जल्दी वहां से भी छूट जाता है। जेल से बाहर आने के बाद जेफरी ने अपने लिए एक फ्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट का नंबर था 213। 1987 से 1991 के बीच इस लड़के ने लगभग 16 लड़कों की निर्मम हत्या कर दी और ये और ज्यादा साइकोपैथ बन चुका था, क्योंकि अब इसका पैटर्न थोड़ा बदला सा। ये हत्या करने के बाद उनके सिर को काटकर उनके सिर में एक छेद किया करता था और उसके अंदर कुछ केमिकल डाला करता था और इसका यह मानना था कि इससे ये लड़के ज़ॉम्बी बन जाएंगे और हमेशा उसके साथ रह सकेंगे। अजीब सा व्यवहार है। और दोस्तों, ये लड़का यहां रुका नहीं। इसने एक 14 साल के लड़के की हत्या की और उसे खा गया। यानी अब वो इंसानों को मारने के साथ साथ उनके मांस का सेवन भी करने लगा था। इसकी मानसिकता इतनी शैतानी हो चुकी थी कि यह अपनी फैंटेसी में पूरी तरीके से लुप्त हो चुका था। 22 जुलाई 1991 शाम के समय यह एक गे बार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है ट्रेसी एडवर्ड्स नामक एक व्यक्ति से। उसे यह अच्छा लगता है। जेफरी उसे अपने घर पे आने का ऑफर देता है। ट्रेसी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जब ट्रेसी जेफरी के घर पे जाता है तो उसे अजीब सी स्मेल आती है। जेफरी कहता है ये तो मीट की स्मेल है, लेकिन ट्रेसी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेसी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेफ उसे रोक लेता है और चूंकि जेफरी के हाथ में चाकू था, ट्रेसी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर उसके बाद जेफ उसे मूवी दिखाने के लिए अपने बेडरूम में ले जाता है। मूवी का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट 2। आप सभी की तरह ट्रेसी भी बहुत कंफ्यूज था और डरा हुआ कि आखिर अब आगे क्या होगा। जेफरी ट्रेसी की तरफ बढ़ता है, उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा दिल खाना है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वाक्य अगर किसी के भी सामने इस शिद्दत के साथ बोला जाए तो कोई भी इंसान डर जाएगा। 1987 में जेफरी ने एक टीन एजर को मारा था और उसको मार के खाया भी था। इस टीन एजर का नाम था जेम्स डेक्सटॉटर और उसी के बाद से जेफरी को इंसानों का दिल खाने में बहुत ज्यादा रुचि थी, क्योंकि जेम्स का दिल इसे बहुत टेस्टी लगा था। सोचो दोस्तों, ट्रेसी की हालत इस वक्त क्या हो रही होगी, उसके दिमाग की कैफियत क्या होगी। लेकिन खुशकिस्मती से उसने फाइट बैक का फैसला किया और इसमें वो कामयाब भी रहा। वो भागकर सीधा गया पुलिस के पास। पुलिस के पास जाके उसने सारी बातें बता दी और फिर हुआ जेफरी डामर नाम का सबसे बड़ा सीरियल किलर अरेस्ट होने के बाद में जेफ ने पुलिस को एक ही बात की कि जो कुछ भी मैंने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए, और वो है कि मुझे मौत मिलनी चाहिए। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, जब पुलिस ने जेफरी को कस्टडी में लिया और पूछताछ शुरू की तो पुलिस भी बहुत हैरान थी, क्योंकि जेफरी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से हर सवाल का जवाब दे रहा था, मानो उसने कुछ किया ही नहीं हो। और उसने इसी सरलता के साथ अपने सारे जुर्मों को एक एक करके कबूल कर लिया। उसके बाद जेफरी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पे विक्टिम्स और उसकी फैमिली का आक्रोश आप देख सकते हैं। इसके बाद जेफरी को दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि जेफरी तो खुद ही कह रहा था कि जो मैंने किया है उसके लिए मुझे
इलेक्ट्रिक चेयर वाली सजा मिलनी चाहिए। जेल में जाने के बाद जेफरी ने जॉन वेन गेसी नाम के एक शख्स का इंटरव्यू देखा और उसके बाद से उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए। वो बाइबल पढ़ने लगा और बहुत ही ज्यादा धार्मिक होने लगा। मैं आपको बता दूं कि ये जॉन वेन गेसी नाम का शख्स कोई संत या महात्मा नहीं था, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था जिसने 36 मासूम बच्चों की जान ली थी। 1993 में दोस्तों इस शख्स यानी जेफरी डामर के ऊपर एक फिल्म बनाई जाती है जिसका नाम था द सीक्रेट लाइफ जेफरी डामर। बस उसके बाद क्या था, यह सीरियल किलर तो जैसे सेलिब्रिटी बन गया और इसके नाम पर लाखों की संख्या में फैन मेल आने लगे। 1994 में एक और कैदी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर स्टावर। यह भी मेंटली इल था, लेकिन इसे जेफरी का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी कुछ भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से इस कैदी यानी क्रिस्टोफर ने जेफरी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जब लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च किया तो उसे पता चला कि जेफरी कोई आम किलर नहीं था, बल्कि वो तो एक सीरियल किलर था। उसके बाद क्रिस्टोफर ने प्लान बनाया और 28 नवंबर 1994 को डंबल से पीट कर जेफरी की हत्या कर दी। जब क्रिस्टोफर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा करने के लिए मुझे गॉड ने कहा था। दोस्तों, आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जिस प्रकार से जेफरी ने अपने पहले विक्टिम को मारा था, याद है, डंबल से, उसी तरह से उसकी भी मृत्यु हुई और उसके बाद यह संसार का सबसे बड़ा सीरियल किलर, इसका खात्मा हो गया। 29 साल हो चुके हैं इस वारदात को, लेकिन आज भी दुनिया उसे भुलाना नहीं चाहती। आपको एक और बात बताता चलूं कि इस सीरियल किलर के नाम पर कई बड़ी फिल्में बन चुकी हैं, 4 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 6 से ज्यादा वेब सीरीज हैं और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो 12 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण भी हो चुका है। इतनी ज्यादा इसकी लोकप्रियता आज भी है। दोस्तों, जेफरी डामर ये एक ऐसा शख्स था जो जब तक जिंदा था तब तक खुद ही कहता था कि मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, मेरे लिए एक ही सजा होना चाहिए और वो है सजाए मौत। I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. I deserve whatever I get because of what I have done. आपके आसपास भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हो। किसी को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी पर्सनालिटी उसकी हैवान वाली है और कौन सी शैतान वाली और कौन सी महान वाली, इसका अंदाजा एक मुलाकात में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि लोगों के साथ सतर्क रहिए। वैसे जेफरी डामर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे बात कीजिए और अपनी राय हमें बताइए। फिलहाल नमस्कार।